हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर हेनीमैन सर की बायोग्राफी के बारे में। ठीक है, तो डॉक्टर हेनीमैन सर का जो बर्थ डेट है वो हमें याद रखनी है। उनका जो बर्थ था वो 10 अप्रैल 1755 में हुआ था, एक छोटे से टाउन में जिसका नाम था मीज़न। और वो कहाँ पर था? वो एल्बे रिवर के पास में सिचुएटेड था। ठीक है, कहाँ पर था? सैक्सनी में, जर्मनी के। ठीक है, फिर उनके फादर का नेम याद रखना है आपको। उनके फादर का नेम था क्रिश्चियन गॉटफ्राइड हेनीमैन और उनकी मदर का नेम था जोहाना क्रिश्चियाना। ठीक है, उनके फादर जो थे वो प्रोसलेन पेंटर थे और प्रोसलेन फैक्ट्री में काम करते थे। और हेनीमैन सर के जो फादर थे उनके 5 बच्चे थे, जिसमें से वो कौन थे? वो एल्डेस्ट सन थे। ठीक है, हिज फादर वॉज अ प्रोसलेन पेंटर, worked in porcelain factory, and Henneman sir was the eldest son out of 5 children of his parents. Henneman's father gave him thinking lessons in his childhood which helped him throughout the life. तो उनके जो फादर थे वो उनको लाइफ में आगे बढ़ने के और लाइफ में जो मॉरल लेसन्स होते हैं वो देते रहते थे, और इस चीज़ ने उनकी बहुत हेल्प करी थी उनकी फ्यूचर लाइफ में। ठीक है, उनके अच्छे मॉरल्स ने, उनके अच्छे थिंकिंग लेसन्स ने। ठीक है, 1767 में उन्होंने अपना जो उनका टाउन था ना, उसी में ही एक स्कूल को ज्वाइन करा। मीज़न में उन्होंने एक स्कूल को ज्वाइन करा था। फिर 16 इयर्स की एज में वो उस स्कूल को छोड़ के कहाँ चले गए थे? प्रिंस स्कूल में चले गए थे। ठीक है, प्रिंस स्कूल में उनके एक टीचर थे मास्टर म्यूलर, जिनके कांटेक्ट में वो आए और मास्टर म्यूलर ने उन्हें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में ट्रेन करा। मास्टर म्यूलर ने उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस सिखाई थी, उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान दिया था और वो उनके लैंग्वेज के ही टीचर थे। ठीक है, इससे हेनीमैन सर की फ्यूचर में बहुत मदद हुई थी। वो काफ़ी सारी बुक्स को ट्रांसलेट कर करके अपनी जीवनी चलाते थे। ठीक है, ड्यू टू फैमिलीज पुअर condition he was forced to leave the school, but the fellow students and staff made him re-enter the school. उसके बाद क्या था कि उनकी फैमिली गरीब थी और गरीबी की वजह से उन्हें मतलब उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ रहा था। बट वहाँ के जो फेलो स्टूडेंट्स थे और जो वहाँ का स्टाफ था उनकी हेल्प से हेनीमैन सर ने स्कूल में री एंटर करा। फिर 1775 में स्कूल लीविंग सेरेमनी थी उनकी, जहाँ पे हेनीमैन सर ने एक लेटर प्रेजेंट करा जिसका टाइटल था द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड। उसके बाद 1775 में जब हेनीमैन सर 20 इयर्स के थे तो उन्होंने लीप्जिग यूनिवर्सिटी में एंटर करा। क्यों? अपनी मेडिकल स्टडीज़ के लिए। और उनके पॉकेट में उस वक्त सिर्फ 20 थैलार्स थे और वो उस टाइम पे उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी फाइनेंशियली। ठीक है, तो उन्होंने कैसे मैनेज करा अपनी मेडिकल स्टडीज़ को? वो ट्रांसलेट करते थे बुक्स को इंग्लिश से जर्मनी में और वो मास्टर बन गए काफ़ी सारी लैंग्वेजेस का। ऐसे ट्रांसलेट करते करते मास्टर म्यूलर ने उन्हें जो ज्ञान दिया था लैंग्वेजेस का वो उनके काफ़ी काम आ रहा था। और वो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस जानते थे, जैसे ग्रीक हो गई, लैटिन हो गई, अरेबिक हो गई, जर्मन हो गई, इंग्लिश हो गई, इटालियन हो गई। ठीक है, उसके बाद 1777 में वो चले गए लीप्जिग से वेना में। अब उनको फर्दर स्टडीज़ करनी थी, हायर स्टडीज़ करनी थी, तो वो लीप्जिग से वेना में चले गए और वहाँ पर उन्होंने एक हॉस्पिटल ज्वाइन करा जिसका नाम था ब्रदर्स ऑफ मर्सी। ठीक है, पर 9 महीने के बाद उन्होंने क्या करा? उन्हें स्टूडेंटशिप छोड़नी पड़ी और उन्होंने लाइब्रेरियन के तौर पे काम करना शुरू करा और फैमिली फिजिशियन बन गए वो वॉन ब्रूकेंथल के। वॉन ब्रूकेंथल कौन थे? ये गवर्नर थे ट्रांसल्यूनिया के। ठीक है, उसके बाद 1779 में एट द एज ऑफ 24 ईयर्स उन्हें मास्टर डिग्री मिली अर्लिंगन यूनिवर्सिटी से। ठीक है, फिर उन्होंने एक थीसिस सबमिट करा
जिसका टाइटल था अ कंसिडरेशन ऑफ ईटियोलॉजी एंड थेराप्यूटिक स्पाज्मोडिक इन्फेक्शन अफेक्शन इन 1779 इन 20 पेजेस। तो उन्होंने एक थेसिस सबमिट करी थी जो कि 20 पेजेस की थी और उसका टाइटल था कंसिडरेशन ऑफ ईटियोलॉजी एंड थेराप्यूटिक स्पाज्मोडिक अफेक्शन। फिर 1781 में उन्होंने अपनी फर्स्ट मेडिकल प्रैक्टिस एज अ विलेज डॉक्टर स्टार्ट करी। और कहाँ पर वो काम करते थे? हेटस्टार्ड में काम करते थे, ठीक है, ये एक प्लेस का नाम है। और उसके बाद वो डेसाऊ चले गए, ठीक है। उसने विलेज डॉक्टर में इतना कोई उनकी प्रैक्टिस में इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा था उन्हें, मतलब इतना लोग नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद वो डेसाऊ मूव कर गए जहाँ पर उन्होंने केमिस्ट्री का ज्ञान लिया। तो वहाँ पे उनका इंटरेस्ट जो था वो केमिस्ट्री की तरफ बढ़ रहा था डेसाऊ में। तो वो क्या करते थे, वो रेगुलरली हर हेसलन की जो शॉप है, केमिस्ट की जो शॉप थी, उसको विज़िट करते थे, ठीक है। उनसे वो काफ़ी चीज़ें सीखते थे। उसके बाद वो गोमरन चले गए और गोमरन में उनकी शादी हुई, उनकी पहली शादी हुई 1782 में उनके 27 ईयर्स की एज में, ठीक है। तब हैनीमेंसर 27 ईयर्स की एज में थे। और उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उसका नाम था जोहाना हेनरीटा लियोपोल्डाइन कुचलर। और वो जो केमिस्ट की शॉप पे जो काम करते थे ना, उनकी स्टेप डॉटर थी, ठीक है, हेर हैसलर की स्टेप डॉटर थी। और जोहाना जो थी वो 9 ईयर्स यंगर थी हैनीमैन सर से, ठीक है। तो उनको पहली बेटी हुई 1784 में और सेकंड चाइल्ड था जिसका जो सन हुआ उसका नाम था फ्रेडरिक। इनकी बेटी का नाम था हेनरीटा। तो इन्होंने हेनरीटा वर्ड कहाँ से लिया? जोहाना हेनरीटा के नाम में से लिया। और फ्रेडरिक वर्ड इन्होंने सैम्यूल हैनीमैन सर के नाम से लिया, ठीक है। उसके बाद 9 ईयर्स यंगर थी ये हैनीमैन सर से। ही हैड इन 1784 ही पब्लिश स्क्रोफुलस सोर्स। तो 1784 में उन्होंने पब्लिश करी थी स्क्रोफुलस सोर्स इन 1785, जो कि थी ट्रांसलेशन ऑफ बुक ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिमैची। तो डिमैची क्या थे कि उस टाइम के बहुत ज़्यादा फेमस फिलोसोफर, फेमस केमिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने 1784 में स्क्रोफुलस सोर पब्लिश करी थी। फिर 1785 में इन्होंने ट्रांसलेशन पब्लिश करी थी डिमैची की बुक की, द आर्ट ऑफ डिस्टिलिंग लिक्विड। डिमैची उस टाइम के एक फेमस केमिस्ट थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था केमिस्ट्री में, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखते थे, बहुत बढ़िया केमिस्ट्री के जो केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत अच्छे नामी ग्रामी पर्सन थे, ठीक है। तो उन्होंने हैनीमैन सर ने इनकी बुक को ट्रांसलेट करा था, द आर्ट ऑफ डिस्टिलिंग लिक्विड, ठीक है। फिर उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन था जो भी उस टाइम पे प्रैक्टिस चल रही थी, मेडिकल प्रैक्टिसेस, कि खून निकालना, लोगों का बीपी की दिक्कत है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हैनीमैन सर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपोज करते थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रैक्टिस ही बंद कर दी, अपनी मेडिकल प्रैक्टिस ही बंद कर दी। और वो क्या करते थे, अब ट्रांसलेट करते थे डिफरेंट बुक्स को अपनी मतलब रोज़ की ज़िंदगी चलाने के लिए, ठीक है। 1789 में उन्होंने फर्स्ट वॉल्यूम रिलीज़ करी फ्रेंड ऑफ हेल्थ की। हैनीमैन सर ने एक लेटर लिखा था अपने फ्रेंड को, ह्यूफ्लैंड को, ठीक है। ह्यूफ्लैंड जो थे वो एक बहुत बढ़िया डॉक्टर थे, ठीक है। और हैनीमैन सर उन्हें नेस्टर ऑफ मेडिसिन भी बोलते थे, ठीक है। तो उन्होंने उस लेटर में लिखा, उन्होंने वो लेटर जिसमें उन्होंने गुस्सा जाहिर करा अपना मेडिकल प्रैक्टिसेस के दौरान जो उस टाइम में चलती थी। उन्होंने जो लेटर लिखा था वो था लेटर टू अ फिजिशियन ऑफ हाई स्टैंडिंग ऑन अ ग्रेट नेसेसिटी ऑफ रीजनरेशन इन मेडिसिन। ये उस लेटर का टाइटल था। उन्होंने लेसर राइटिंग्स नाम की पब्लिकेशंस के थ्रू उस लेटर को पब्लिश करा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट 20 ईयर्स में एक स्ट्रेंज क्यूरियोसिटी उनके मन में जगी, ठीक है। और वो इधर उधर भटकते रहे टाउन, ठीक है। उनको अगले 20 साल तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा अपनी लाइफ में, ठीक है। हैनीमैन सर ने क्या करा, वो अपनी डेस्क पर बैठे रहते थे जब तक कि उनकी फिंगर्स थक नहीं जाती थी, दर्द नहीं करने लगती थी, तब तक वो लिखते ही रहते थे।
फिर 1790 में हैनीमैन सर ने डॉक्टर विलियम क्यूरेंस की मटीरिया मेडिका ट्रांसलेट कर रहे थे, जिसका नाम था अ ट्रीटाइज ऑन मटीरिया मेडिका, और वो इंग्लिश से जर्मन में ट्रांसलेट कर रहे थे। और वहाँ पर केवल 20 पेज, मतलब पूरे के पूरे 20 पेज जो थे वो अलॉटेड थे टू द क्यूरेटिव इफेक्ट ऑफ पेरुवियन वार्क। ठीक है, मतलब जो सिनकोना की वार्क थी उसे हम पेरुवियन वार्क भी बोलते हैं, तो उसका जो मेडिसिनल इफेक्ट होता है उसके लिए अकेले 20 पेजेस उस बुक के अलॉटेड थे। ठीक है, कि कैसे सिनकोना वार्क इंटरमिटेंट जो रुक रुक के फीवर आता है उसके लिए हेल्पफुल होती है। हैनीमैन सर पर जो थे वो इसके फुटनोट में जो एक्सप्लेनेशन थी उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करे। उन्होंने सबसे पहले खुद से स्टार्ट करा, उन्होंने 4 ग्राम्स ऑफ सिनकोना बार्क लेना स्टार्ट करा, दिन में 2 बार लेते थे, ट्वाइस अ डे। ठीक है, और काफ़ी दिन तक उन्होंने ये चीज़ करी। ठीक है, उन्होंने मलेरिया की तरह सिम्टम्स देखे, उन्होंने देखा फीवर और स्पाज्म हो रहा है उन्हें, और फिर उन्होंने अपने बाद जब अपने ऊपर टेस्ट करा उसके बाद उन्होंने अपने फ्रेंड्स को, बाकी वॉलंटियर्स को दिया, फिर उन्होंने सेम सिम्टम्स उनमें भी ऑब्जर्व करे। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने क्या डिस्कवर करा, एक थेराप्यूटिक सेइंग होती थी। ठीक है, एक कहावत थी, ठीक है, या एक मान्यता थी, सिमिलियस सिमिलिबस क्यूरेंटर, तो उन्होंने इसको डिस्कवर करा। ठीक है, उन्होंने इसको माना, इसको प्रूव करा, सिमिलियस सिमिलिबस क्यूरेंटर, उन्होंने एक लॉ दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि वो उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन्स को अपने पे टेस्ट करते थे, बाकी सब पे टेस्ट करते थे। ठीक है, वो पॉइजनिंग केसेस को प्रूव करते थे। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी होती थी रेमेडीज़ की उनको प्रूव करते थे। इसमें उनकी फैमिली और फ्रेंड्स जो थे वो उनका अच्छे से साथ दे रहे थे, उनके बच्चे कलेक्ट करके लेके आते थे। ठीक है, जो मेडिसिन्स हैं, जो मतलब प्लांट से जो मिलती हैं वो उनको कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो सब ने मिल के उनकी बहुत हेल्प करी थी। उसके बाद 1796 में उन्होंने एक ऐसे लिखा, essay on new principles which contained his work with Sincona extended to general principles applicable on all drugs, became the foundation for a complete system of medicine based on law of similars, and restarted his practice. तो 1796 में उन्होंने एक ऐसे लिखा था ऐसे ऑन न्यू प्रिंसिपल्स, जिसमें कि उन्होंने जो भी सिनकोना के साथ काम करा था ना, सिनकोना के ऊपर जो काम करा था वो वर्क को उन्होंने लिखा था। ठीक है, और उन्होंने बताया कि उनका जो प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर वो कैसे बाकी सारे ड्रग्स पे भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने एक नया सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स बनाया जिससे हम बोलते हैं होम्योपैथी, और लॉ ऑफ सिमिलर्स उसका बेसिक था। ठीक है, और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को रीस्टार्ट कर दिया यहाँ से। ठीक है, In 1804 he settled in Torgau. In 1805 he published Fragmenta de Viribus, which contained 27 provings including aconite, belladonna, pulsatilla, ignatia, etc. फिर 1804 में वो टॉरगांव में फाइनली सेटल हो गए जब उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी तो, और 1805 में उन्होंने अपना पब्लिश करा वर्क फ्रेगमेंटा डी विरिबस, जिसमें कि उन्होंने 27 प्रूविंग्स लिखी थी, 27 प्रूविंग्स लिखी थी ड्रग्स की, जिसमें से एकोनाइट भी थी, एक बेलेडोना भी थी, पल्सेटिला भी थी, इग्नेशिया भी थी। ठीक है, फ्रेगमेंटा डी विरिबस। ठीक है, 1805 में क्या लिखी उन्होंने, फ्रेगमेंटा डी विरिबस। उसके बाद द मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस लिखी थी 1805 में, जिसको कि ऑर्गेनॉन का प्रिकर्सर माना जाता है, ये ऑर्गेनॉन से पहले आई थी। ठीक है, और इसके बाद 1810 में क्या आई थी, ऑर्गेनॉन आई थी मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस के बाद, और 1811 में इन्होंने अपनी मटीरिया मेडिका को पब्लिश करा था। ठीक है, इन 1812 में ये लीप्जिग में चले गए थे फिर से। ठीक है, और एक नए कॉन्फिडेंस के साथ कि अब ये एलोपैथी को अपोज करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने टीचिंग स्टार्ट करी मेडिकल
स्कूल में, बट इनका अनकंट्रोल्ड और बिटर असॉल्ट था मेडिकल मेथड्स के लिए। मतलब इनके मन में एलोपैथी के लिए कड़वाहट थी यार, कि कैसे तुम किसी का बीपी हाई हो तो उसका ब्लड निकाल सकते हो, ठीक है। तो इनकी कड़वाहट थी, तो ये स्टूडेंट्स में अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने में हिचकिचाते थे या उस कंफ्यूज्ड हो जाते थे, ठीक है। तो इन्होंने अपने कि ये तो क्योंकि ये तो मानते थे ना कि एलोपैथी गलत है, मतलब उस टाइम पे जो एलोपैथी की प्रैक्टिस होती थी वो गलत है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज हो जाते थे और फिर इन्होंने स्टूडेंट ने इनके जो लेक्चर्स थे वो डिसकंटिन्यूड कर दिए, ठीक है। उन्हें लगा ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 1820 उन्हें लीप्जिग भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट में सेल्फ डिस्पेंसिंग जो कर रहे थे लोग ड्रग्स अपने अपने पास से, जो डिस्पेंसरी खोल बैठे थे, उनको रोक लगाई। तो इन्हें लीप्जिग छोड़ के जाना पड़ा कोथन में। और 1828 में इन्होंने पब्लिश करी थी द थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीजेस, जिसने रिवॉल्यूशनरी चेंज ला दिया। मतलब ये 12 साल से क्रोनिक डिजीजेस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि क्रोनिक केसेस में आ रही थी इनको दिक्कत, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने अपनी रिसर्च के बाद इन्होंने 1828 में ये पब्लिश करा था थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीजेस, जिससे रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आए। तो इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो पास अवे हो गई 31 मार्च को 1830 में, और 67 ईयर्स की एज रही थी उनकी, और लिवर एब्सिस की वजह से मर गई थी वो, विच बर्स्ट इनटू हर लंग्स। फिर 1835 में उन्होंने एक फ्रेंच आर्टिस्ट से शादी करी थी, मैरी मिलर ने, जो उनकी पेशेंट थी। और फिर वो पेरिस चले गए थे 7 जून 1835 में उनके साथ, और 8 इयर्स वो वहाँ पर उनके साथ खुशी से रहे। फिर उन्होंने वहाँ पर क्या करा, उन्होंने स्मेलिंग रेमेडीज़ और एलम पोटेंसीज़ को अपना सेंट्रल पिलर बना दिया था अपनी प्रैक्टिस का, ठीक है, पेरिस में। और मैरी मिलनी जो थी, उन्होंने उनकी सारी केस बुक को स्टडी करा था, उनकी मटीरिया मेडिका प्यूरा को स्टडी करा था, और बिल्कुल लिविंग कलेक्शन बन गई थी वो होम्योपैथी का, ठीक है। उन्होंने अपना लास्ट रिविजन जो था 5th ऑर्गेनॉन का, हैनीमैन सर ने, वो फेब 1842 में करा था। उसके बाद उन्हें ब्रोंकियल कैटरा हो गया था, ब्रोंकियल कैटरा का अटैक आया था, और हैनीमैन सर की डेथ हुई थी 2 जुलाई 89 ईयर्स की एज में। और कहाँ पर हुई थी? रियो डे मिलान में हुई थी, वहाँ पे उनका घर था रियो डे मिलान में, और वहाँ पर उनकी डेथ हुई थी 5 o'clock संडे मॉर्निंग में, और उनको 6 वीक की इलनेस के बाद उनकी डेथ हुई थी। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।